गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन वैसा मोशन होता है जो कि सर्कुलर पाथ में होता है। सर्कुलर पाथ मतलब अलोंग द सर्कल जो होता है, ठीक है। तो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला हम लोग का एग्जांपल है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। कार का मोशन सर्कुलर रोड पे, ठीक है। ये हमारा क्या है? कार है, तो इसका मोशन सर्कुलर रोड पे। दूसरा मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन सर्कुलर बैंकिंग रोड। और तीसरा बेंडिंग ऑफ बाइसिकलिस्ट या बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट वो होता है जो कि साइकिल चलाता है। साइकिलिस्ट क्या होता है? साइकिल चलाता है। तो जब वो बेंड करता है, जब वो मुड़ता है, तो उस समय जो वो मोशन करता है वो कौन सा मोशन होता है? वो हमारा होता है सर्कुलर मोशन। तो वैसा कोई भी मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में हो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो मैंने उसको यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है। मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब हम लोग एक बार लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में कंपैरिजन देख लेते हैं। तो लीनियर मोशन में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u से डिफाइन करते थे। यहाँ पे हम लोग किससे करेंगे? ओमेगा नॉट। ये हमारा क्या देगा? इनिशियल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी u से था लीनियर मोशन में, वो हमारे एंगुलर मोशन में किससे डिनोट हो जाएगा? ओमेगा नॉट से। दूसरा हम लोग का फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं लीनियर मोशन में, लेकिन एंगुलर में किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से। तो ये चीज़ याद रखना। तीसरा हम लोग का हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ किससे डिनोट करेंगे? अल्फ़ा से। और चौथा हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को s से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ थीटा से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा हो गया कुछ पैरामीटर्स जो कि लीनियर मोशन में कैसे थे और एंगुलर मोशन में हम लोग उसको कैसे डिनोट करेंगे। एक बार मैं समरी कर देता हूँ इसका। देखिए, समरी पार्ट में इसका यही है कि जिस चीज़ को हम लोग u से डिनोट करते थे उसको हम लोग अब किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा नॉट। और u हम लोग का क्या डिनोट करता था? इनिशियल वेलोसिटी। तो ओमेगा नॉट क्या करेगा? इनिशियल वेलोसिटी। दूसरा चीज़, जिस चीज़ को हम लोग v से डिनोट करते थे फाइनल वेलोसिटी, उसको ओमेगा से डिनोट करेंगे। जिस चीज़ को हम लोग a से डिनोट करते थे उसको अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। और जिस चीज़ को हम लोग s से डिनोट करते थे उसको थीटा से डिनोट करेंगे। तो एक बार मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो इक्वेशन था लीनियर मोशन में क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। और यही अगर इक्वेशन को हम लोग एंगुलर मोशन में लिखना चाहें तो v को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। u को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा नॉट से। प्लस a को किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा से। और t को तो t से ही डिनोट करते हैं। तो एंगुलर मोशन में हमारा v बराबर u प्लस ए टी बन गया। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओके। दूसरा एक और इक्वेशन देख लेते हैं। क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब ये v को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो ओमेगा से। तो ओमेगा का स्क्वायर u को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा नॉट से। प्लस 2 a को किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा से। और s को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो ये हम लोग का क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ये हम लोग का बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का एंगुलर मोशन में इक्वेशन। ओके। अब हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो पहला हम लोग का पैरामीटर्स है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है हमारा एंगल डिस्क्राइब्ड बाय ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। कितना एंगल कोई बॉडी जो कि सर्कल में मूव कर रहा है वो हमारा क्या किया? बनाया। तो ये जो थीटा का वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि ऐसा यूनिट क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? तो चूंकि थीटा है, थीटा मतलब क्या हुआ? एंगल। और एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता था? रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। सो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ? तो ये हो गया रेडियन, ठीक है। चूँकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल है। और एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन, जो कि मैंने पहले ही क्लास में बताया था। तो इसका भी ऐसा यूनिट हो जाता है रेडियन। दूसरा क्या पार्ट है? दूसरा पार्ट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एस का वैल्यू निकाल रहे थे
और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जो थीटा का वैल्यू है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस। तो ये एक रिलेशन होता है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस। तो एस को अगर आर से भागा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। अब दूसरा हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो इसको तो ओमेगा से दिखाते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या चेंज हुआ टाइम के हिसाब से। मानो t1 पे हम लोग का यहाँ था, t2 पे यहाँ आ गया, तो ये जो थीटा का वैल्यू चेंज आया तो थीटा डिवाइडेड बाई टी हम लोग का क्या दे देगा, ये हम लोग का दे देगा एंगुलर वेलोसिटी, डेट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होता था, वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर टाइम। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी। थीटा हम लोग का क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और टी क्या है, टाइम है। तो एक तो इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा हम लोग इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हमारा होता है, इसका क्या होता है, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट आप लोग देख, ये हमारा होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी। थीटा का यूनिट क्या, रेडियन, और टाइम का यूनिट क्या, सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन सेकेंड। ठीक है। दूसरा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी डेट इज v इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डेट इज ओमेगा इनटू रेडियस। रेडियस को किससे दिखाएंगे, r से। तो यहाँ पे अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी v और रेडियस r। तो ओमेगा हम लोग का क्या हो जाता है, v बाई r। तो इस चीज़ को याद रखना। तो ये तीन चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो बोल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसका हम लोग पहले डिफिनीसन देख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी मोशन ऑफ ए सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, जब बॉडी मोशन करे सर्कुलर पाथ में लेकिन स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब 10 बजे भी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ही है, 10:20 पर जो स्पीड है वो भी हमारा 10 किलोमीटर पर आवर ही है, 12 बजे जो भी स्पीड है वो भी हमारा 10 किलोमीटर पर आवर ही है, 3 बजे जो स्पीड है वो भी हमारा 10 किलोमीटर पर आवर ही है। मतलब स्पीड कांस्टेंट रहे तो उस मोशन को हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब, तो सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ पे किया गया मोशन, और यूनिफॉर्म मतलब कि स्पीड कांस्टेंट रहे। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। इसको समझने के पहले हम लोग को समझना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो पहले हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डिफिनीसन देख लेते हैं। तो व्हेन ए पार्टिकल मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, देन द एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ एंड इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं अभी समझाता हूँ आपको। मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। इस पे मान लो कि यह गाड़ी चल रहा है, इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है। तो ऐसा जब भी होता है कि ये जो है ये मोशन करता है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगता है, इस सर्कल के सेंटर की तरफ। ये हमारा क्या है, सर्कल का सेंटर है, तो इसके तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, और यही जो एक्सेलरेशन लगता है सेंटर के तरफ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सी है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसके सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन ए पार्टिकल मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, देन द एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ एंड इट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। तो A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये क्या है ए, ये है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, भी क्या है वेलोसिटी और आर क्या है रेडियस। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब इसको थोड़ा एंगुलर फॉर्म में हम लोग अरेंज करते हैं तो देखते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर। अब हम लोग को पता है कि v बराबर कितना होता है, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी बराबर एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग आगे तोड़े तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर। तो एक आर से एक आर चला जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर। तो वही चीज़ मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी और आर क्या है रेडियस। तो दोनों तरीक़ा से मैंने आपको करके दिखा दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों के फॉर्म में मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच कैन मूव ए पार्टिकल एलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स वैसा फोर्स है जो कि किसी पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में मूव करा सकता है। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर एक्ट करता है, सर्कल के सेंटर के तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर एक्ट करेगा, सर्कल के सेंटर के तरफ। अब अगर इसका हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहें तो बिल्कुल आसान है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, सॉरी पहले फोर्स देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है, अभी तो आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सी एफ से लिख रहे हैं, मास का तो मास ही रहेगा और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपको वैल्यू पता है कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो इसलिए अब हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग का हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। अगर एंगुलर के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका भी आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग आराम से निकाल सकते हो। कैसे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर बाई आर है, और यही किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। तो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कितने बार इससे क्या पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक पूछा जाता है, सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इस सेंट्रीपिटल फोर्स का, वैल्यू क्या है इस सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ए बॉडी कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही एक बॉडी क्या करता है, कौन सा मोशन प्रोड्यूस करता है, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सब ने देखा होगा क्या, मौत का कुआं। मौत का कुआं तो आप सब ने देखा होगा। इसमें हम लोग का क्या रहता है, सर्कुलर पाथ रहता है। कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। और ये सर्कुलर मोशन किसके वजह से पॉसिबल है, ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से। तो मौत का कुआं किसके वजह से पॉसिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से। एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन संभव ही नहीं है। अगर मौत का कुआं में सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करता तो मौत का कुआं संभव ही नहीं है, या जहाँ भी आप सर्कुलर पाथ देखते हो वहाँ पे मोशन संभव ही नहीं है। तो सर्कुलर मोशन कराने की जिम्मेवारी कौन ले रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ले रखा है। अब एक और फोर्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का भाई है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता था, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता था, ये कहता था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर होता है। तो जहाँ कहीं भी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वहाँ पे क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देख लो, ये हमारा सर्कुलर बॉडी है, इसके सेंटर के तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा था इसका नाम क्या था, सेंट्रीपिटल, सीपी से लिख देते हैं। और अब देखो,
इसके अपोजिट में इस सेंटर के बाहर जो फोर्स एक्ट करेगा उसको क्या बोल देंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये हमारा अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी सर्कल के सेंटर के तरफ एक्ट करता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी सर्कल के सेंटर के बाहर एक्ट करता है। ठीक है, तो इसका टेंडेंसी क्या है? इट हैज़ द टेंडेंसी टू मूव द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर। चूँकि सेंटर के बाहर ही लग रहा है तो इसका टेंडेंसी भी है कि बॉडी को सेंटर के बाहर ढकेले। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, अगर कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहता है उनके लिए। तो सबसे पहला है कार ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये हमारा एक कार है, ये हमारा मूव कर रहा है किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में। इस कार का मास m है और इसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अब इस कार को इधर के तरफ कौन ढकेलेगा? तो फ्रिक्शन ढकेलेगा F, और उसको बाहर की तरफ कौन ढकेलेगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ढकेलेगा। मैंने बताया था सेंटर से जो आउटर लगे वो क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कितना होता है? mv²/r। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की लगता है और उसी का रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। तो यहाँ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अगर ये इधर mv²/r लग रहा है तो इसको स्टेबल रखने के लिए फ्रिक्शन का भी वैल्यू कितना लगना चाहिए? mv²/r। मतलब इतना फ्रिक्शन हमको क्या है? चाहिए। कितना फ्रिक्शन? mv²/r के बराबर। अब जो चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए। अब ये जो फ्रिक्शन हम लोग को चाहिए, देखो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन हम लोग को चाहिए mv²/r, ये हम लोग को चाहिए और ये मैक्सिमम से कम होना चाहिए। क्यों? किसी भोज में आप खाने गए तो आप कितना खाओगे? जितना खा सकते हो उससे तो कम ही ना खाओगे। ऐसा नहीं ना उससे ज़्यादा खा के ब्लास्ट हो जाओगे। तो वही चीज़ यहाँ है, ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है ये आपका कितना होना चाहिए? ये आपका मैक्सिमम से कम होना चाहिए। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? एफ मैक्सिमम, मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? तो न्यू इंटू एम जी। ठीक है, न्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एम जी क्या है? आपका वेट। तो ये हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। तो अब हम क्या करेंगे? जितना हमको चाहिए उसको कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, mv²/r शुड बी लेस देन इक्वल टू, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम के बराबर हो सकता है न्यू। तो अब इस v का अगर वैल्यू निकाले अरेंज करके तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये m से m चला जाएगा तो v का वैल्यू हो जाएगा √न्यू, ये r इधर चला जाएगा r जी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है कि v शुड बी लेस देन इक्वल टू √न्यू rg फॉर सेफ्टी, और मैक्सिमम कितना वेलोसिटी हो सकता है? न्यू rg। तो अगर कोई कार सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है? v मैक्स। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में होगा तो मैंने आपको बता दिया निकालना कैसे है, न्यू rg। न्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, r क्या है? रेडियस, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब दूसरा जो एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन है बैंकिंग ऑफ रोड्स, रोड्स को बैंक करना। तो इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जब भी आप कोई सर्कुलर या कर्व्ड रोड को देखोगे तो ये कर्व्ड रोड में क्या होता है? ये जो आउटर एज होता है वो इनर के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या किए रहते हैं? उठाए रहते हैं। अब कभी भी आप रोड पे जाना जहाँ पे कि रोड कर्व है तो वहाँ पे आप देखोगे कि आउटर एज को हम लोग क्या किए हैं? इनर एज के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा उठाए हैं। आप खुद इसको देख के एक बार मुझे बताना, ठीक है? या मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट आप लोगों को, या फिर मैं क्लास में आपको दिखा दूंगा कि ये आउटर एज को कैसे इनर एज के रिस्पेक्ट में उठाया जाता है। तो आप लोग देखो, यही जो फिनोमेना होता है जिसमें हम लोग किसी भी कर्व पे रोड के आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसका डेफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है? द फिनोमेना ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड अबव द इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। वही फिनोमेना जिसके द्वारा आप किसी भी रोड के आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठाते हो उसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। द एंगल थ्रू विच द आउटर एज इज रेस्ड अबव द इनर एज इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है? जिस एंगल से आप आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठाते हो उसी को क्या कह देते हैं? उसी को हम लोग कह देते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये चीज़ याद रखना, बैंकिंग ऑफ रोड आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल सवाल भी पूछ सकता है। तो रोड में जब भी कर्व्ड रोड होता है तो वहाँ पे हम लोग आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में उठा देते हैं, इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड।
अब जितना डिग्री से इस आउटर एज को उठाते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक, अब थोड़ा सा ये भी कंसेप्चुअल चीज़ है कि कितना हम लोग उस पर वेलोसिटी परमिट करते हैं। तो केस 1 है कि जब फ्रिक्शन का वैल्यू न्यू का वैल्यू 0 है, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कोई भी सेगमेंट है, यहाँ पे हम लोग का व्हीकल चल रहा है, इस पर नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, mg इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा और mvr इसको बाहर की तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो अगर हम लोग n को रिजॉल्व किए तो क्या आ जाएगा, n cos थीटा बराबर mg और n sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर। इस दोनों इक्वेशन को अगर कट डाउन करें तो n sin थीटा बाई n cos थीटा, तो n से n कट जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो v का हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर जी tan थीटा। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि अगर फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, और दिस शुड बी लेस देन न्यू n। n का वैल्यू हम लोग यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये आप पॉज करके देख लेना, बाकी मैं क्लास में अगर कोई दिक्कत होगा तो इसको समझा दूँगा। आगे हम लोग चलते हैं, प्रैक्टिकली जो v का वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और v मैक्स से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट के बारे में। तो मानो ये आप साइकिल से जा रहे हो, ये क्या है साइकिल, ये क्या है आप। अब आपको जब कर्व, सर्कुलर कर्व पे आप आ रहे हो तो एक तो आपका वेट इधर लगेगा mg, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन आप पे लगेगा n, तीसरा आपको बाहर की तरफ एक फोर्स खींचेगा उसका नाम क्या है mv स्क्वायर बाई आर, और एक आप पे फ्रिक्शन लगेगा। तो इसको मैंने क्या किया, एक बार मिटा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लो, इसको मैंने कुछ नहीं बैलेंस कर दिया। तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। तो वर्टिकल फोर्सेस क्या क्या हैं, वर्टिकल फोर्सेस हमारे n और mg हैं। तो n ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो n बराबर mg, ये हम लोग का बैलेंस हो गया। दूसरा हॉरिजेंटल फोर्सेस को, तो ये f इधर की तरफ लग रहा है, mv स्क्वायर बाई आर इधर की तरफ लग रहा है, तो f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो नो पलटी के लिए अगर पलटे नहीं तो क्या हो जाएगा, टाउ n प्लस टाउ एफ प्लस टाउ mg प्लस टाउ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टाउ n प्लस टाउ एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि mg और टाउ वी स्क्वायर का वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो tan थीटा क्या होता है, f बाई n, तो tan थीटा हमारा हो जाएगा, f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर mv स्क्वायर बाई आर, और n का वैल्यू कितना है mg, इससे ये गया तो कितना हो गया v स्क्वायर बाई आर जी। तो जब भी आपका साइकिलिस्ट बेंड करता है तो कितना एंगल से, तो v स्क्वायर बाई आर जी। तो इसको आप 1 से 2 बार देखना, इसका नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत होगा तो हम लोग क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग का दूसरा चैप्टर समाप्त होता है, फोर्स एंड मोशन। हम लोग आगे 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।